कि वो बंदा मुझे ना मिला तो मैं जान दे दूंगी, अगर वो लड़की मुझे ना मिली तो मैं अपनी नब्ज काट लूंगा। मैंने केस नहीं, मैंने केसेस देखे हैं। मेरे पास एक बच्ची आई और वो यूनिवर्सिटी गोइंग थी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा लेकिन वो जहर पीने के बाद बच कैसे गया? Exactly. आपने मोहब्बत है ना, तो सर मोहब्बत तो फिर सेक्रीफाइस आपसे मांगती है, फिर तो कहती है कि प्रूव करो, फिर तो आपको बियॉन्ड द लिमिट्स जाना पड़ता है। और आपने तब वहां पर ये किया कि जी मैं तो आ जाऊंगा लेकिन मेरे पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा और आप देख रहे हैं दानिश्वर, और मेरे साथ मौजूद हैं मुबशरा तैयबा जो कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप काउंसलर हैं और बहुत ही कमाल की थेरेपिस्ट हैं। तो आज मैंने इनसे एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करनी है जो हम सब का ही कहीं ना कहीं हम सबको सामना करना पड़ता है उसका, और वो है इमोशनल डिटैचमेंट। जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और स्पेशली जब हम मोहब्बत के दावे करते हैं तो बाद में ये सिचुएशन अक्सर देखने को मिलती है कि वो बंदा मुझे ना मिला तो मैं जान दे दूंगी, अगर वो लड़की मुझे ना मिली तो मैं अपनी नब्ज काट लूंगा, अपनी जान गंवा दूंगा, मैं दुनिया इधर की उधर कर दूंगा। डॉक्टर साहब, ये दावे हैं लोगों के और वाकई ही इतनी एसोसिएशन होती है, लोगों की अफेक्शन होती है कि फिट्स पड़ते हैं जब आपका कोई रिलेशनशिप में कोई वीक पॉइंट आता है, आपको बेवफाई का सामना करना पड़ता है या आपका पार्टनर आपसे एस्केप मांग रहा है, तो तब ये सिचुएशन आती है और आपसे वो आपको समझ नहीं आ रही होती कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो क्या आपने कोई ऐसा केस देखा ज़िंदगी में? अच्छा डॉक्टर मसूद, मैंने केस नहीं, मैंने केसेस देखे हैं। अच्छा। और ये जो है वो इतनी कॉमन लाइन है आप, क्योंकि मैं अगर बात करूं कि मेरे क्लिनिक पर 80% जो है वो मैं रिलेशनशिप इश्यूज़ के साथ डील करती हूँ, तो वहाँ पर ये चीज़ बड़ी कॉमन है। वो कहता था तुम ना मिली तो मर जाऊंगा, तुम ना मिली तो मैं शादी नहीं करूंगा, तुम नहीं तो कोई और नहीं, अगर तुम ना मिली तो जान दे दूंगा। मैं आपको यहाँ पर एक अपनी केस स्टडी बताती हूँ। मेरे पास एक बच्ची आई और वो यूनिवर्सिटी गोइंग थी, और जो लड़का था वो उनका जो मतलब स्टार्ट हुआ था वो स्कूल लेवल पर स्टार्ट हुआ। अच्छा। फिर कॉलेज उन लोगों ने साथ किया, लड़की यूनिवर्सिटी में आ गई और जो लड़का था वो यूनिवर्सिटी गोइंग नहीं था। उसने सिर्फ मतलब कॉलेज के बाद उसने जो है ना वो अपना जॉब शुरू कर ली, उसने कोई फर्दर अपनी स्टडी को कैरी ऑन नहीं किया। लेकिन अब जो लड़की की अटैचमेंट थी वो तो उसकी आपको पता है टीन एज में स्टार्ट हुई थी। अब वहाँ पर मसला ये आ रहा था कि वो लड़की ये कहती थी कि मेरा इसके साथ निकाह कर दिया जाए, और जो लड़का था वो इस बात पर बिल्कुल रजामंद था कि जी हाँ ठीक है, तुम ही से शादी करनी है, तुम ही से है। और लड़की के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। लड़की के पेरेंट्स ये कहते थे कि वो उसका एक बैकग्राउंड जो है वो भी इतना स्ट्रांग नहीं है, वो आपको कल को फैसिलिटेट कर सके, स्टेटस मैच नहीं करता, नहीं सिर्फ फाइनेंशियली वो आपको कहीं कंट्रीब्यूट करे ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो तो हम अपनी बेटी देना। अगर कोई पर्सन जो है वो अपना खर्चा नहीं उठा सकता तो बीवी का कैसे कल उठाएगा, बच्चों का खर्चा कैसे उठाएगा? उस एक सेंस में लेकर पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। अब लड़की जो थी वो कहती थी कि नहीं, मुझे जो है ना वो मुझे लगता है कि वो बहुत मेरे साथ सिंसियर है, उसको चांस दिया जाए, उसको कंसीडर किया जाए। बहुत हमारा जो पता है एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल अप्रोच होती है कि लड़की को मारा जाए और लड़की को जो है वो कहा जाए कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी छुड़वा देंगे। वो सब कुछ करने के बाद लड़की से मैंने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो लड़का आपके साथ सिंसियर है, इंटेंसिटी क्या है? उसने कहा कि उसने मेरे लिए जो था ना वो जहर पिया था। अच्छा। उसने कहा उसने मेरे लिए, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा लेकिन वो जहर पीने के बाद बच कैसे गया? जहर कैसे पी लिया? अगर उसने जहर पिया था वो फिर बच कैसे गया? नहीं, मैंने कहा आपको कैसे पता उसने जहर पिया? नहीं, उसने मुझे आईसीयू की पिक्चर्स भेजी थी। मैंने कहा अब मुझे बताएं, मैं आपको आईसीयू की पिक्चर्स मतलब भिजवा दूं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। कॉलेज में होता है ना कि वो हाथ में पट्टी करके आ जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। आयशा ने सर्फ खा लिया था। आयशा नहीं, अदील नामी कोई बंदे ने सर्फ खा लिया था, ये कुछ इस तरीके से। अच्छा खैर, वो मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि वो सच में वो आईसीयू में था? नहीं, उसने मुझे रिपोर्ट्स भेजी थी, मतलब कि वो रिपोर्ट सारी आई थी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर बच कैसे गया? कहती वो, मैंने उससे पूछा कि फिर तो तुम बच गए हो? तो उसने कहा हाँ, वो मुझे बाद में पता चला था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जो जहर पिया था ना उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी। अच्छा। मैंने कहा कि वो आपसे शादी करेगा? जी बिल्कुल करेगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, उसको ना बुला लो, उसको कहो कि आज तुम्हारा रिश्ता पक्का होना है। अब ये चल रहा है, आप देखिए स्कूल टाइम से चल रहा है। अब लड़की बहुत एक्साइटेड थी कि अब तो हमारा निकाह होगा। अब लड़का जो है उसको भी बताया कि भाई अब तो हमारा रिश्ता होगा, तुम्हारी फैमिली आएगी, मेरी फैमिली आएगी। तो मैंने उसको कहा बुला लो उसको, और ट्रस्ट मी उसको फ़ोन किया तो उसको कहा कि आ जाओ, और वो लड़का वहाँ पर शादी के नाम पर नहीं आया।
अच्छा वो एक जब कमिटमेंट मांगी गई तो कमिटमेंट में वो नहीं आया, सिर्फ एक्शन ना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, ये ज्यादा मुश्किल है। जान देना ज्यादा मुश्किल है। आसान काम तो ये है कि उसको ऑनरशिप ले और उसके साथ शादी करे और घर बसाए। फिर पेरेंट्स की जो भी डिमांड्स हो फिर आप उसको फुलफिल करें। Exactly. आपने मोहब्बत है ना, तो सर मोहब्बत तो फिर सेक्रीफाइस आपसे मांगती है, फिर तो कहती है कि प्रूव करो, फिर तो आपको बियॉन्ड द लिमिट्स आना पड़ता है। और आपने तब वहां पर ये किया कि जी मैं तो आ जाऊंगा लेकिन मेरे पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है। आपको ऑलरेडी बताया गया है कि आज आपकी रिश्ते की बात होनी है, आज आपकी शादी की बात होनी है, तो आपने क्या करना है, अपने पेरेंट्स को लेके आना है ताकि आपका रिश्ता पक्का हो सके। एक लड़के को खुशखबरी दी जा रही है, लड़की वहां पर बहुत एक्साइटेड है कि मैंने जो 4-5-6 साल से इसके लिए मार खाई थी वो चलो आज कोई समय उसमें कामयाब होगी, कोई रंग लाएगी। लड़का ना तो पेरेंट्स लेके आया, और मैंने खुद उससे बात की, वो इतना इमेच्योर वो बात कर रहा था और इतने इमेच्योर तरीके से जो है वो मेरे साथ उसकी कम्युनिकेशन थी कि उसको यही नहीं पता था कि राइट स्टेप होता क्या है। ठीक है, मतलब आप उस एज में होते हो। और उसके बाद आपको जब ये कहा जाए कि चलो ठीक है आप मरने की बात कर रहे थे ना, तो मैंने उस बच्ची से कहा इसको बुलाओ, मैं इसको आज जहर देती हूँ, इसको कोई जहर पी के दिखाए, इसको बचाना मेरा काम है और ये बच भी जाएगा। बस एक दफा जहर पी के दिखा दे तो फिर आप लोगों की शादी हो जाएगी। उससे पूछे, बंदा ही नहीं आया। अच्छा, एक हफ्ते बाद वहां पर लड़की को ये रियलाइज हो गया कि वो जितने वादे थे, वो जितनी चीजें थी, वो सिर्फ लफ्जी ही सारा कुछ था। वो सिर्फ एक इमेजिनरी वर्ड में था, वो दावे थे सिर्फ, लेकिन उसमें एक्शन में या कुछ कमिटमेंट में या आप रियल में कहो कि या उस बंदे को आपसे कोई मोहब्बत है या आप उसकी इज्जत हो, तो वो वैसा कुछ नहीं था। एक हफ्ते बाद उसको फिर से मैसेज करके कह रहे तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने जो है ना वो मूव ऑन कर लिया है, मैं तो तुम्हारे लिए मर रहा था। अब जब लड़की को ये पता चलता है कि वो जो लड़का है वो तो उसके साथ रियल में उस तरह से अटैचमेंट नहीं है, अफेक्शन नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इनका असलियत खुल गई कि वो लड़का सिर्फ एक टाइम पास कर रहा था और दावे कर रहा था, लेकिन उसके साथ वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं था, कमिटमेंट करने के लिए तैयार था। अब लड़की को सब कुछ पता चल चुका है। अब वो जो कहते हैं ना कि अच्छा है बुरा है मेरा है, वो वाला सिस्टम शुरू हो गया। अच्छा। अब लड़की ये कहती है कि नहीं, वो जैसा भी है मैं उसी के साथ रहना पसंद, क्योंकि मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। मेरी इतनी इमोशनल अटैचमेंट है, आप इतनी इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके होते हो कि आप उसके बगैर रहने का कभी तस्वुर भी नहीं कर सकते। लड़का भाग रहे, अब लड़की जो है वो इस चीज पर है कि उसके बगैर ना खाना पीना आपका है, आप उसके बगैर ना आपको नींद आ रही है, उससे बात किए बगैर ना आप रह सकते हो, आप उसी के सामने रोते हो, आप उसी के साथ रहने पर बाजिद हो कि वो जैसा भी है वो कुछ कर लेगा। आपकी वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है उसके साथ कि नहीं कुछ कर लेगा, नहीं वो सच्चा है, नहीं उसकी कोई और मजबूरियां हैं, लेकिन वैसे वो मेरे साथ से सिंसियर है, वो डर गया है, वो मेरी फैमिली से डर गया है या उसको किसी ने धमकाया है। अब एक लड़की डिनाइल फेज में है, और वो डिनाइल फेज में इसलिए क्योंकि वो इमोशनल अटैचमेंट इतनी ज्यादा है, तो आपको उसके साथ खुद को डिटैच करने में आपको बहुत लंबा अरसा दरकार होता है। ये इसी साइड पे मैं आना चाह रहा था कि मैंने भी ऐसे डॉक्टर साहब बहुत केसेस देखे हैं कि जी एक रिलेशनशिप था 5 साल का 6 साल का, अचानक लड़की ने ब्लॉक कर दिया और वो कहीं और उसकी एसोसिएशन हो गई। अब वो 5-6 साल में जो उसने एक्सपेक्टेशन जिस तरह से इस केस में थी, इसी तरह से अब लड़के की भी इमोशनल डिपेंडेंसी है। उसने सारे दिन की उसको रात को खबर देनी है जाके आज क्या क्या हुआ, कौन किसके साथ था, किस फेजेस से वो गुजर रहा है, यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, अगर ऑफिस में काम है तो वो सारी एक वो रात को रिपोर्ट देनी होती थी। अब वो सिलसिला हो गया बंद, अब लड़की ने कर दिया ब्लॉक, अब लड़की की एसोसिएशन कहीं और बन गई है। अब ऐसे केसेस में जब हम किसी इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों का ऑल्टरनेटिव आपको मिल जाता है कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है वो भी ख़त्म हो जाती है, आपका जो वर्कलोड की डिपेंडेंसी है वो भी हो जाता है, शेयरिंग है वो फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन जो आपकी किसी एक बंदे के साथ इमोशनल डिपेंडेंसी होती है ना, वो बहुत तकलीफ दे होती है। तो जो बंदा इस फेज से गुजर रहा है कि लड़की ने डिच कर दिया, ब्लॉक कर दिया, या लड़के ने लाइकवाइज किया उसको, तो अपने आप को एक इमोशनल डिटैचमेंट की तरफ कैसे लेके जाएं, कैसे उस बंदे से डिपेंडेंसी ख़त्म करें जिसने आपके जीने मरने के दावे कर रखे हैं आपके साथ। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में ना हमारा पैटर्न इस तरह से चल रहा होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत चीज़ें ना अनरिजॉल्व छोड़ी होती है और हमें आदत पड़ जाती है कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी मसला हुआ है उसको रिजॉल्व किए बगैर हम नेक्स्ट मूव ऑन कर जाते हैं। लेट इट गो का मतलब ये नहीं होता कि जो आपकी अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, आप उसको छोड़ के मूव ऑन कर जाए। इसका मतलब ये होता है कि आप उसको कंप्लीट क्लोजर दें। हम किसी भी रिलेशनशिप को अगर अच्छे नोट्स पर एंड नहीं भी हो रहा तो एटलीस्ट आपका उसको क्लोजर देना बहुत जरूरी है। कभी कभार आपने अपनी जिंदगी में ये फैसला करना होता है कि आपने
सफा पलटना है या किताब बंद करनी है। तो किताब बंद करना बहुत जरूरी होता है। सफा अब पलटेंगे तो फिर आप उसको चांसेस दे रहे हैं, थॉट्स दे रहे हैं, लेकिन किताब बंद करने का मतलब है कि आप इस चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं। आप इमोशनली डिटैच होने का आपका जो इनिशियल फर्स्ट स्टेप है वो आपने सोच लिया है थॉट्स में कि अब मैंने इस चीज से डिटैच होना है। तो डिनायल में जाने के बजाय सबसे पहले आपने डिसीजन लेना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो यू हैव टू डू डिटैच। तो उसके लिए फिर आपने मेजर्स लेने हैं, वो बाद वाली बात है। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपने ये सोचना है ना कि अब एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि अब मैंने इस चैप्टर को क्लोजर देना है। तो अब आपकी जो उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट है, तो आपने खुद को ये बताना है कि उसके बगैर अगर मैं रो रही हूँ, मैं सैड हो रही हूँ, मैं लोनलीनेस फील कर रही हूँ, तो ये नॉर्मल है। ग्रीफ पीरियड में ये सब कुछ होता है। जो लोग डिनायल में जाते हैं वो इमोशनल डिपेंडेंट रहते हैं। वो कहते हैं नहीं, वो उस चीज को, रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये कि आपको एक्सेप्ट करना है, आपको उस एक पूरे अपने उस ट्रॉमा को क्लोजर देना है, उस पर्सन को भी क्लोजर देना है, और नेक्स्ट आपने अपनी जिंदगी में दोबारा से खुद को एंगेज करना है। आपने खुद को बिजी करना है। आपने ये चीज मान लेनी है, एक्सेप्ट कर लेनी है कि अब वो मेरी जिंदगी में नहीं रहा या अब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। अब उसके बाद की जो आपके सारे फ्यूचर गोल्स हैं, आपने क्या करना है, इमोशनली आपने खुद को कैसे स्टेबल रखना है, आपने स्पिरिचुअली, फिजिकली खुद को किस तरह से ग्रो करना है, अपनी सेल्फ केयर आपने किस तरह से करनी है। आपके लिए आपकी सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके लिए वो एक बंदा ही सब कुछ नहीं होना चाहिए, आपकी अपनी जात भी होनी चाहिए। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आपको अपनी लाइफ में नेक्स्ट मूव ऑन करना है। अगर तो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए इंडिपेंडेंटली करना पॉसिबल नहीं है, देन यू शुड टेक प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम एनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, ताकि आप उस चीज को, उस पूरे ग्रीव साइकिल को अच्छे से रिकवर कर सके। कुछ लोग हैं वो बड़े अच्छे से इंडिपेंडेंटली खुद सेल्फ केयर के थ्रू, सेल्फ लव के थ्रू। डॉक्टर साहब, सेल्फ केयर में क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? सेल्फ केयर में आपको वो सब काम करने चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है। सेल्फ केयर में आपको उन लोगों के साथ अटैच होना चाहिए जिनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। खुद को अकेले कभी मत रखें। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अपनी जो भी कोई फेवरेट आपका राइटर है आप उसकी किताबें पढ़ सकते हैं। अकेले आप बिल्कुल ना बैठें, फैमिली के साथ एंगेज हों, दोस्तों के साथ बाहर घुलना मिला दिल नहीं भी करा लेकिन खुद के साथ जबरदस्ती करें, और कोशिश ऐसा करें कि ऐसा कंटेंट ना देखें जो सैड पोएट्री है या फिर सैड मूवीज है, आप बिल्कुल सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो आप उसकी तरफ इंक्लाइंट ना खुद को होने दें। आप कोशिश ये करें कि आप कुछ फनी पार्ट्स देखें, आप कुछ फनी मूवीज देखें, आप कुछ ऐसा कंटेंट देखें कि जिसमें आपको आप जबरदस्ती खुद को जो है वो प्लेयर दे सके। कोशिश ये करें कि ऐसे वो सारे काम करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। अपने साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जो आप करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पाए, और अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अब जितना आप अकेला रहेंगे उतना आप अपनी उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, इमोशनली डिसरेगुलेट होंगे, उतना आप ज़्यादा सैड फील करेंगे, उतनी आपके अंदर जो एक डिप्रेशन की इंटेंसिटी है वो डे बाय डे बढ़ती जाए। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि सेल्फ ग्रूमिंग पर काम करें, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप्स में होते हैं ना तो हम दूसरों के लिए बन संवर रहे होते हैं, दूसरों के लिए अच्छे कपड़े पहन रहे होते हैं, दूसरों के लिए सैलून जा रहे होते हैं। लेकिन नाउ दिस इज द टाइम कि आपने अपने लिए सैलून जाना है, आपने अपने लिए जिम जाना है, आपने जितनी भी सेल्फ ग्रूमिंग करनी है वो अपने लिए करनी है। ब्रेकअप के बाद सबसे पहले ये होता है कि हम लोग बिल्कुल जो है वो खुद को कट ऑफ कर लेते हैं। डेली की हमारी जो रूटीन होती है उसमें हम लोग सैलून नहीं जाते, जिम नहीं जाते, जौन से कपड़े पहने, हफ्ता हफ्ता कपड़े चेंज नहीं कर रहे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पर जो है वो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का ख्याल रखें। मेरा ख्याल है कि इसमें ड्रेसिंग बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि बहुत अच्छी थेरेपी है कि जब आप अच्छा लिबास पहनते हैं अच्छा फील होता है और फिर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और फिर मेरा ख्याल है कि ये आसान हो जाता है। सेल्फ केयर में, सेल्फ ग्रूमिंग में आपकी हेयर स्टाइल से लेकर आपका मेकओवर से लेकर आपकी ड्रेसिंग, ये सारी चीजें आती हैं कि आपने खुद को जो है अगर सेल्फ ग्रूमिंग पर फोकस करना है तो आप वो एक चीज से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बेसिकली इट्स ऑल आर डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स। आप पहाड़ों पर निकल जाएं, आप दोस्तों के साथ ट्रैवल करें, आप ट्रिप्स प्लान करें, आप कोई पिकनिक प्लान कर लें, आप उसी एक शख्स, मुझे तो लगता है कि अगर कोई शख्स आपको छोड़ के चला गया और अगर उसने आपको चीट किया है तो अगर आपकी आंख से उसके बाद एक आंसू भी बह रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मतलब आप बेवफाई को, आप चीटिंग को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एक्चुअली तो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। मेरे एक पॉडकास्ट में एक जुमला बहुत वायरल हुआ था कि जाने वालों को वास्ता नहीं रास्ता देते हैं। तो जाने वालों को फिर रास्ता देना चाहिए और अपने आप उनको जी के दिखाना चाहिए। मुझे ये लगता है लोग, अक्सर लोग जो होते हैं ना, स्पेशली बॉयज का मैंने ये देखा है कि बॉयज बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो चाहते हैं कि अगर लड़की मूव ऑन कर भी चुकी, उसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन वो फील कराया जाए कि हम तुम्हें अभी भी याद करते हैं।
तो मैं तो स्पेशली अपनी जो फीमेल क्लाइंट्स हैं, वो मैडम उसके मैसेजेस आते हैं, मैडम वो दोस्तों के थ्रू पैगाम भिजवाता है या कुछ इस तरीके से, तो मैं उनको मना करती हूँ कि प्लीज आप दोबारा से उनके साथ फिर वो उस रास्ते से जुड़े हुए जितने यानी कि सब वेज हैं, यानी कि जो दूसरे रास्ते हैं, उनको भी बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, आपको कंप्लीट बंद करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आई एम हैप्पी विदाउट। थैंक यू डॉक्टर साहब, सच अ वंडरफुल डिस्कशन। और जितनी यानी कि आपने टिप्स दी हैं फॉर डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट, ये मेरा ख्याल है कि अगर हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, और वैसे भी यानी कि आपको किसी भी स्टेज पे हो ज़िंदगी में, उम्र के किसी भी हिस्से में हो, जो इमोशनल डिपेंडेंसी है ना, वो मेरा ख्याल है कि आपकी सक्सेस में सबसे बड़ी रुकावट होती है। बिल्कुल। और इसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको नॉर्मलाइज करें। उम्मीद है कि आपको आज की पॉडकास्ट भी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।